हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने ईसाई धर्म का कंप्लीट कर लिया था। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और लूसेंट की सीरीज चल रही है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है सौम्या व्यास और लूसेंट हम पढ़ रहे हैं। जिनको भी लूसेंट अकेले पढ़ने में बोर होता है उनके लिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो आइए, ईसाई धर्म के बाद पारसी धर्म हमको पढ़ना है तो हम वो पढ़ते हैं। देखिए, मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। पारसी धर्म। चलिए, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी। इनकी शिक्षाओं का संकलन किस एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? जैनदा अवेस्ता, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। मूल शिक्षाएं क्या है इनकी? अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्य। अब आइए देखते हैं। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं। अहुर ईश्वर है, उनको मानते हैं पारसी धर्म के अनुयायी। और अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। मतलब कि इस धर्म के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म हमने कल पढ़ लिया था, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद भी लूसेंट से रिवाइज करना है। अब आइए देखते हैं आगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। मगध राज्य जो है उसमें सबसे पुराना वंश है, उसके संस्थापक है बृहद्रथ, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिवज और राजगृह। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जो कि मगध की गद्दी पर कब बैठे? 544 ईस्वी पूर्व में। और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। काय के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक आधार पर यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उस पर बल दिया। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये कौन थे? प्रथम थे ये, ऐसे पहले थे जिन्होंने क्या किया? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, है ना। देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया। जो बिंबिसार थे उन्होंने क्या किया? ब्रह्मदत्त को हराया, जो कि अंग राज्य का राजा होगा, है ना, शासक। क्या किया? मगध राज्य को अपने में मिलाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। और राजगृह का निर्माण कर उसे क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। और बिंबिसार का शासन 52 वर्षों तक चला, यानी 52 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया। एक सेकंड, चार्जिंग पे लगाना है मुझे। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ मेरी वजह से। आइए एक बार और देख लेते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिवज और राजगृह। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे, मगध की गद्दी पर कब बैठे? 544 ईसा पूर्व में बैठे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया, राजगृह का निर्माण किया और उसको अपनी राजधानी बनाया और मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। रिवाइज इसलिए दो बार पढ़ना पड़ता है ताकि अच्छे से याद हो जाए। अब आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने क्या किया? राजवैद्य जीवक, जो उनका जीवक के बारे में तो आप सबने पहले भी सुना होगा, है ना। इसको इनको भेजा था, राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध जब बीमार हुए थे तो उनकी सेवा में भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी बिंबिसार ने क्या किया था? जीवक को भेजा था उनकी सेवा करने के लिए। तो अब 2 बार भेजा था। ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे किस किस के साथ में?
और क्यों पहले जो होता था ना, पहले की डायनेस्टी जो होती थी वो वैवाहिक संबंध स्थापित करती थी अलग अलग वंश के राजाओं के मतलब सिस्टर से या फिर उनकी पुत्रियों से। तो क्यों करते थे? ताकि उनका राज्य का विस्तार हो जाता था। अब देखो उन्होंने क्या किया, कौशल नरेश प्रसेनजित उनकी बहन महाकौशला से विवाह कर लिया, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर लिया, और मध्य देश जिसको अभी आधुनिक पंजाब कहा जाता है वहां की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। होता क्या था, जब ये अपने आसपास के राजाओं की मतलब पुत्री से या फिर बहन से या वहां की राजकुमारी से विवाह करते थे तो ये एक प्रकार से सुरक्षित हो जाते थे, इन पर आक्रमण नहीं करते थे वहां के राजा या वहां के शासक, है ना। अब बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। अब बिंबिसार की हत्या किसने की? अजात शत्रु। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वह कब बैठा था? रिवाइज करता है, 500 में, है ना। आइए आपको भी दिखाते हैं। देखो 544 में, ये देखो 544 ईसा पूर्व में। अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये वो कब बैठा है? 544 में। अपन यही लिख लेते हैं, भूल जाते हैं ना बार बार। ये देखो अब 493 ईसा पूर्व में कौन बैठा? अजात शत्रु बैठा, ठीक है। इसका क्या किया इसने? मगध की गद्दी पर बैठा, और अब उसका उपनाम क्या था? पुणिक था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, और वो कौन था? बुद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। अब अजातशत्रु के सुयोग मंत्री था जिसका नाम था बरस्कार या फिर बारस्कर। इनकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इनकी सहायता से वैशाली को किसने जीता? अजातशत्रु ने। वैशाली किसी का नाम नहीं है, वैशाली एक राज्य या देश का नाम है ना। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन ने क्या किया? मगध की गद्दी पर बैठा। इस वंश को पितृहंता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि पुत्र अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ रहे थे, है ना। अब देखो जैन धर्म का अनुयायी था, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था, अभी अपन ने पढ़ा ना उसके बारे में। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन ही था, और इसका पुत्र था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक हुआ, है ना, जो कि उदयन का पुत्र था। अब नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ कर दिया। करके क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखिए नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ, आपदस्थ मतलब हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहा स्थापित की? वैशाली में। एक बार और रखते हैं, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने क्या किया? फिर से हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर ली। अब देखिए पाटलिपुत्र वैशाली, ये दो नाम आ गए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, है ना, अभी अपन ने पढ़ा ये। और वैशाली के बारे में अभी अपन ने क्या पढ़ा था? इसे अजात शत्रु ने जीता था, है ना। कनेक्ट कर करके पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आगे का पढ़ते जाना पीछे का भूलते जाना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक। और इन्होंने अपनी, अब जो कालाशोक आया उसने अपनी राजधानी किसको बना लिया? पाटलिपुत्र को बना लिया दोबारा से। मतलब पहले कौन रहा? पाटलिपुत्र राजधानी रही, फिर कौन रही? वैशाली, और फिर दोबारा से पाटलिपुत्र। ये क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है ना। अब आगे देखते हैं। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। यहाँ पे जो इतनी सी इसमें दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। अब नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। और अंतिम कौन थे? घनानंद। यह सिकंदर के समकालीन थे घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आपने इनकी एक स्टोरी भी सुनी होगी घनानंद के बारे में, कि जब ये शासक था ना तो इन्होंने जो कौटिल्य थे उनका अपमान किया था, चाणक्य का। तो उन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को फिर शिक्षा दी थी, और फिर उसके बाद में मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, है ना। अब सिकंदर पे आ जाते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 में।
पिता कौन थे? फिलिप। मकदूनिया के शासक थे। हत्या कब हुई इनकी? 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व। अब ये सन याद रखने वाली है। देखिए जन्म वगैरह की सन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंट भारत से रिलेटेड कोई चीज होती है अदर उसके बारे में। भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। अब आगे देखते हैं। देखिए सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इसने क्या किया? पोरस के साथ युद्ध किया। हाइड स्पीच का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वितस्ता पुराना नाम है झेलम का, है ना, ये हमने पहले भी पढ़े थे जब हम पुरानी नदियों के नाम पढ़े थे। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर की सेना ने क्या किया? ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। अब आपको ये पता है कि क्यों इनकार किया था? क्योंकि वो लोग इतना थक चुके थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही थी, तो वो वहां से पूरा सब कुछ जीतने के बाद में वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सेना जो थी उसने उन्हें इनकार कर दिया था पार करने से। सिकंदर जो है वो स्थल मारकर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। 326 में आया था, है ना। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। प्रिय घोड़ा कौन था? बहुकेफला था। और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। इसमें से काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिय घोड़ा, बहुकेफला, इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक नगर बसाया जो कि झेलम नदी के तट पर है। जल सेनापति निर्याकस ने। बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और साम्राज्य या वंश जो भी कह लीजिए उस पर आ रहे हैं, वो है मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त से की है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक है मौर्य वंश के। जो उनका जन्म, हमको जन्म वगैरह इतना याद नहीं रखना है, सन 345 में हुआ। सेंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने कहा। और जिसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है ना। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, एक बार और देख लीजिए। कहा किसने है? जस्टिन ने। पर ये कह तो दिया, पर इसकी पहचान कैसे हुई? जो विलियम जोन्स ने की है ना। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या हुआ है? विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो कि बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। देखिए ये मैं आपको पहले बता रही थी ना कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त की मदद की थी, जो कि बाद में क्या हुआ? फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। और उनकी बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था, जो कि राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र बुक का नाम लग रहा है पर संबंधित है राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 में बैठा। और चंद्रगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी है जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी बस। अब आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। चंद्रगुप्त ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था और उनकी पुत्री जो थी कार्नेलिया, उनसे विवाह कर लिया था, है ना। और क्या किया था? युद्ध की शर्तें हुई, जो कि मैं आपसे कह रही थी ना कि क्या होता था, पहले अपने शासन का जो विस्तार कर लेते थे आसपास के, उनसे विवाह करके। तो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को मिल गए थे फिर, है ना। कार्नेलिया से विवाह कर लिया, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म के अनुयायी थे ना, तो बताया गया है कि कौन सी दीक्षा ली थी, तो भद्रभाऊ से। मेगास्थनीज कौन था? अब सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। अब इसके बारे में हम आइए देखते हैं क्या लिखा है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर
शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट जनता के सामने आता था तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे और अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो कि सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं। ये हमने किस बारे में पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा है। ठीक है। अब पाटलिपुत्र क्या था? एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ। कितने द्वार थे ये सब याद नहीं करना है। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना था। राजा का महल भी काट का ही बना था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। ठीक है। अब आइए अपन तो आगे देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ था। एपियानस ने किया है उस युद्ध का वर्णन। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ था ना, उसका वर्णन एपियानस ने किया है, जिसमें कौन हारा था? सेल्यूकस निकेटर हारा था और अपनी पुत्री, इसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। जब मृत्यु हो गई किसकी? चंद्रगुप्त की, तो बिंदुसार बैठे हैं, जिसे क्या कहा गया? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। आगे देखते, देखिए ये है अमित्रघात का मतलब क्या है? शत्रु का विनाशक। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का अनुयायी था ये? आजीवक। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? याद करिए, मक्खिलीपुत्र गौशाल ने की थी। ये हमने पढ़ा था अभी पिछले, अगर आप रिवाइज कर रहे होगे अच्छे से तो आपको याद होगा। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या बारीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। देखिए, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीओकस ने स्ट्रैबो के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे मान रहे हैं? पहले मेगास्थनीज आया था मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम में, है ना। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डाइमेकस। हमने जब याद करिए आप एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट ही की थी ना, उस टाइम भी हमने ये पढ़ा था कि, है ना, फर्स्ट या सेकंड पेज पे। और अब ये इसके अंदर आया है, जिसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है। एंटीओकस ने भेजा था डाइमेकस नामक राजदूत। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है, जो कि क्या है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में। तक्षशिला कहाँ पे स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था। सुसीम भी इनका पुत्र था। और बाद में किसको भेजा? अशोक को भेजा, है ना। अब आगे देखते हैं। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की बात है। कुछ पता है फैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई सेंस ना हो ना, तो भी वो इतने पसंद होते हैं सीरीज, टेस्ट सीरीज वगैरह को या एग्जाम वालों को, वो पूछते ही हैं। अभी मदुरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजा है, ये टेस्ट सीरीज में पूछ लेते हैं कई बार। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, है ना। अब आगे देखते हैं। और ये स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। चलो आगे देखते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के अनुसार 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। देखिए, अब मैं आपको बता, 2023 की जो नई लूसेंट आई है ना, उसकी पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, तो जिसमें कुछ फैक्ट ऐसे आते हैं जो मैंने भी पहले नहीं पढ़े। ये वाला जो फैक्ट है ये पहले मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पास पुरानी लूसेंट है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक होता था। अब आगे आइए देखते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं।
बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक, दी ग्रेट अशोक, अशोक महान। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कब था? अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कौन था? अवंती का राज्यपाल था। अब आइए आगे देखते हैं। ये वाली सन याद रखना है ना, 269। आइए आगे देखिए। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम, ये क्या है? अभिलेखों के नाम है। मास्की और गुर्जरा शायद आपने सुने होंगे पहले। नेतुर और उडेगोलम, इनमें क्या अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब पूछ लेते हैं कि कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इन अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। डी आर भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अब आइए अभिलेखों के बारे में अपन पढ़ते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। देखिए अब ये चीजें थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला है, उनके कनगनहल्ली से प्राप्त माफ कीजिएगा, उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर से शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। अब देखिए राण्यो अशोक कहाँ पे उल्लेखित है, पूछ सकते हैं अपन से, कौन से शिलालेख में। तो कहाँ पे मिला है वो? कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से, है ना। अब देखिए भ्राभु अभिलेख, ये अभिलेखों के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। कौन से अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? भ्राभु। पुराणों में अशोक अशोकवर्धन कहा गया। अशोकवर्धन कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी बनाया तोसली पर अधिकार किया। कलिंग की जो राजधानी थी उस पर तोसली, उस पर अधिकार किया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, 13वां शिलालेख है, तो इसको याद रखना है कि ये 13वें शिलालेख में मिलता है ना। प्लिनी का कथन मिस्र का राजा फिलेडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में आइए आगे देखते हैं। ये देखिए प्लिनी का क्या कथन है, मिस्र के राजा फिलेडेल्फस द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा। अब देखिए हमने कौन कौन से पढ़ लिए, एक पहले पढ़ लिया हमने। अब ये किसने भेजा है? मिस्र के राजा ने भेजा है। फिलाडेल्फस पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसके दरबार में? अशोक के दरबार में, है ना। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनसे वर्णित विषय हमको पढ़ना है। इनको मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से समझाऊंगी। उससे पहले हम पढ़ेंगे ये अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अशोक के शिलालेखों के स्थान ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये कल हम ट्रिक से पढ़ेंगे अच्छे से, और कल ये वाला मौर्य वंश जो है कंप्लीट करके खत्म कर देंगे, है ना। इसमें 2-3 वंश ही है जो ज्यादा लंबे लंबे हैं, उसके अंदर उतना ज्यादा नहीं है ना। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पर। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम ये वाला जो वंश चल रहा है हमारा, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।